नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भाई ये क्या हो रहा है इंडिया अलायंस के भीतर? हरियाणा में जैसे ही राहुल गांधी को हरियाणा के लोगों ने पटका, वैसे ही संजय राउत सामना में इनको नसीहतें देने लगते हैं। वो प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आ जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को गहराई से आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। इनके कई सहयोगी दल, इनका रवैया अचानक कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति ये बदला हुआ सा क्यों दिखाई देने लगा है। और जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन अखिलेश भैया ने भी एक बड़ा काम कर दिया। जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वहां 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो भाई गठबंधन है या नहीं है? और अगर है तो फिर उमर अब्दुल्ला ये क्यों कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर अगर कांग्रेस को अपना समर्थन पत्र भेजना है तो भेज दे? वो टाइम लिमिट क्यों तय कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? और कांग्रेस रिजल्ट आने के बाद भी समर्थन पत्र अपनी तरफ से क्यों नहीं भेज रही है? वो दावतनामे का इंतजार क्यों कर रही है? अखिलेश यादव बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए 6 कैंडिडेट की घोषणा क्यों कर देते हैं? और अभी चूंकि झारखंड में और महाराष्ट्र में भी चुनाव किसी भी समय डिक्लेयर हो सकते हैं, घोषणा हो सकती है, तो ये 2 राज्यों के चुनाव भी क्या हरियाणा से जो रिजल्ट आया है उसकी छत्र छाया में ही होने वाले हैं। और हरियाणा ने जो संदेश दिया है इंडिया अलायंस को, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, ये संदेश का मायने क्या है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश बाबू ने जो तांडव करने की कोशिश की है अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ। और वैसे तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन याद आ रही है जयप्रकाश नारायण की। ये अंतर्विरोधी चरित्र का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था वो तो इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार, उनकी निरंकुशता, उनकी कुटिल नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के बाद, संसद के भीतर इंदिरा गांधी ने शोक संदेश ये कहकर के पेश नहीं करने दिया था कि वो तो सदन के सदस्य ही नहीं थे। तो ऐसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए अखिलेश भैया को अचानक जयप्रकाश नारायण की इतनी याद आ रही है कि हिचकी पर हिचकी आई जा रही है उनको। कारण क्या है? ये 10 सीटों का उपचुनाव, हरियाणा का नतीजा, या कुछ और? या कांग्रेस के साथ रहते हुए भी कांग्रेस से अलग अलग दिखने की एक उतावली, एक परेशानी, अपने मतदाताओं को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए सीधे समझ लेते हैं। जुड़ करके लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, ये अखिलेश भैया को अचानक से इतनी तेज याद क्यों आ रही है जयप्रकाश नारायण की? अखिलेश भैया को ये समझ लेना चाहिए कि इतिहास दस्तक दे रहा है। और आप जिस तरीके से आपने अभी इस साल आपने पटना में, बेंगलोर में, बंबई में जो जो गलवैयां की हैं आपने कांग्रेस के साथ, और INDIA आपने एक नया यानी इंडी अलायंस बनाया है। मैं इंडी अलायंस इसलिए कह रहा हूं कि INDIA में A इज फॉर अलायंस, ये 2 बार आएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था अमेरिका में, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए थे कि इंडी अलायंस तो करेक्ट है। खैर,
तो अखिलेश यादव चूंकि ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, 3-4 बार एमपी हो गए, बिना कुछ किए मुख्यमंत्री हो गए, और षड्यंत्र के जरिए पिता को बाहर करके पार्टी पे कब्जा कर लिया जनवरी 2017 में। और उसके बाद जो है फिर एमपी हो गए, लीडर अपोजिशन हो गए, अब फिर एमपी हो गए हैं, और 37 एमपी अब की बार उनके जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में। इतने तो कभी मुलायम सिंह यादव के जमाने में नहीं जीते थे। तो जब एकाएक इतनी पॉलिटिकल पावर आ जाती है तो संतुलन बिगड़ जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, और ये बात सही है कि ये पिछले 2014 में, 2019 में और 2024 में सारी रणनीति ये बनती थी कि अगर बीजेपी को यूपी में रोक दिया जाए तो दिल्ली में इनको सत्ता में आने से हम रोक सकते हैं। तो जून 2024 में परिणाम सामने आ गया। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, 240 सीटों पे वो सिमट गई, और यूपी में इनका झूठ चल गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो। अब लोगों ने 4 महीने में देख लिया, और उसके बाद आपने जिस तरीके से सनातन धर्म को, सनातन धर्म के सांस्कृतिक प्रतीकों को, धार्मिक प्रतीकों को, धार्मिक मान्यताओं को जिस तरीके से आपने गाली दी, और ये तमिलनाडु में स्टालिन ने और बिहार में जनता दल के नेताओं, ये लालू की पार्टी के लोगों ने, लालू यादव ने, उनके जो उनका अंगूठा छाप बेटा है जो उप मुख्यमंत्री था उसने, और भी तमाम नेताओं ने कांग्रेस के जो किया, जो राहुल गांधी ने किया, जिस तरीके से अमेरिका जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों से वो मिले, आईएसआई के लोगों से मिले, इल्हान उमर जो घनघोर एंटी हिंदू, एंटी इंडियन, जो सोमालिया की मुस्लिम महिला कांग्रेस की मेंबर है, तो लोगों ने सभी देख लिया। अब राहुल गांधी और हरियाणा के बाद अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, अपनी जड़ों को बचाना होगा। अगर हम ये 10 में 6 सीटें हमारी हैं, अगर हमने अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में अगर अपना जमीन को हम बचा नहीं पाए तो हमारा हाल भी हरियाणा से बुरा होने वाला है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके एमपी चाहे 99 हो चाहे 20 हो, उसके पास जो है देश में मरी से मरी हाल में 10 से 15% वोट रहना ही है, तो वो तो राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा बनाए रखेगी। राहुल गांधी 5वीं पीढ़ी का राजकुमार है, उसके पीछे लंबी विरासत है, वो तो अपना जो है राष्ट्रीय नेता बनकर दिल्ली में बैठा ही रहेगा, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ना है। लेकिन अखिलेश यादव को ये विलासिता करने की सुविधा नहीं है। और आज स्थिति ये आ गई है कि आजादी के बाद से लेके लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन, लोहिया जी का देहांत हो गया था 1967 में, उसके बाद जेपी का जो है जेपी आंदोलन लोग आज भूल गए होंगे, 1974 में गुजरात का नव निर्माण आंदोलन और बिहार का जो है का जो जेपी मूवमेंट था, और उसके बाद 1975 में, जून 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को क्वैश किया, खारिज किया और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया, उसके बाद जैसे इमरजेंसी लगी, जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ और लोक दल के नेता जो थे, यूपी के तमाम सारे भारतीय जनसंघ के नेता थे, जयप्रकाश नारायण थे, गांधीवादी नेताओं को एक साथ सबको जेल में रखा गया, और जिस तरीके से जेपी ने उस समय संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन किया था कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए, तो अब अखिलेश को अगर अपनी पारंपरिक जो लोहिया की, चौधरी चरण सिंह की, जेपी की जो विरासत जिसपे आज समाजवादी पार्टी मंडल के बाद राज कर रही है, अगर समाजवादी पार्टी को उस विरासत को बचाए रखना है तो लोहिया की विरासत पे दावा करना, जेपी की विरासत पे दावा करना उनकी मजबूरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी उनको यही याद दिला रही है, जब आप कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए तो आपके पास राजनीतिक, नैतिक या इथिकल अब कोई अधिकार नहीं रह गया है कि आप जेपी लोहिया की विरासत का दावा करें, या आप उनको बताएं कि आप उसी विरासत के वर्तमान पीढ़ी हैं जो आप उसको लीड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी आने के बाद अब भारत की राजनीति की 2 धाराएं बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम जो है पोस्ट कॉलोनियल,
हम औपनिवेशिक संस्कृति को समाप्त करेंगे। जो कॉलोनियल कल्चर था, जो कॉलोनियल रिमेनेंट्स हैं, जो जो आजादी के 77 ईयर्स के बाद भी हमारे संस्थान में, हमारे संविधान में, हमारी संस्थाओं में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, हमारी व्यवस्था के हर अंग में वो बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां जो पोस्ट कॉलोनियल ऑर्डर है, यानी 1971 47 के बाद जो औपनिवेशिक, जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो हमको विरासत में मिली है, उनको ये कोई समस्या नहीं है, इसको चलने दो। उनके लिए अयोध्या का मंदिर जो है कोई इशू नहीं है, काशी में मंदिर कोई इशू नहीं है, मथुरा का मंदिर कोई इशू नहीं है। भारत की सांस्कृतिक प्राचीन परंपराओं की, मान्यताओं की पुनर्स्थापना उनके लिए कोई इशू नहीं है। राहुल गांधी को जनवरी 22 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नासिकाना लगता है, अखिलेश यादव को भी वही लगता है। उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को भगवान राम के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, रामायण को जलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है वो कोई उन्होंने खुद तो पैदा नहीं की है, वो केवल जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो उसी की बात करते हैं और वो उसी के संवाहक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो भारत की प्राचीन परंपरा है वो समावेशी है, वो इंक्लूसिव है, वहां सबके लिए स्थान है, वहां किसी के लिए विशेष स्थान नहीं है। दुनिया में केवल भारत एकमात्र राज्य ऐसा है जहां यहूदियों का उत्पीड़न नहीं हुआ और वो यहाँ बराबर के अधिकार के लेकर के नागरिक के रूप में रहे। और इन पार्टियों की जो इंडिया पार्टीज हैं, मुसलमानों को लगातार भड़काना, उनमें रेडिकलिज्म को प्रमोट करना, कट्टरता को प्रमोट करना, बीजेपी का भय दिखाना, यही इनकी राजनीति का आधार है। और हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को मजहबी कट्टरता के नाम पे एक करो और सत्ता में आओ। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें अब अखिलेश को ये तय करना है कि समाजवादी पार्टी, ये जो देश का जो मैंने आपको जटिल समीकरण बताया, इसमें वो कहाँ खड़ी है। तो अब आज अखिलेश यादव को एकाएक जेपी याद आ रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ना। आज उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि आप बीजेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और आपको एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए, समर्थन वापस लेना चाहिए। सब ठीक है, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि जेपी के साथ 1975 में इमरजेंसी में क्या हुआ था, किस तरीके से जेपी के साथ साजिश करके उनका स्वास्थ्य खराब किया गया। और वो उस समय किडनी के गंभीर रोगी थे, उनका डायलिसिस हो रहा था, उनका इलाज नहीं हो पाया, चंडीगढ़ के पीजीआई में वो भर्ती थे और उनके स्वास्थ्य को बिगड़ने दिया गया और यहाँ तक कि 1979 को उनका देहांत हो गया। अभी आपने जिक्र किया था कि जेपी के देहांत के बाद लोकसभा में उनके शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और तो मैं आपको बता दूं, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या जो वाइसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी बेटी है पामेला हिक्स, उसकी एक किताब है डॉटर ऑफ द एम्पायर, लाइफ एज ए माउंटबेटन। उसमें यहाँ तक उसने इस बात का ब्यौरा दिया है कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन का मलेशिया में देहांत हो गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी की हत्या का शोक संदेश, शोक प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जेपी एक विदेशी महिला का, जो भारत की नागरिक भी नहीं थी, और जेपी जो आजादी के आंदोलन के सिपाही थे, नेहरू के समकालीन थे, उनके देहांत पर लोकसभा में शोक संदेश इसलिए नहीं पढ़ा गया कि साहब वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। तो आज जो है इतिहास उनके सामने खड़ा है, अखिलेश यादव के सामने, और अब उनको ये स्टैंड लेना है कि कांग्रेस का क्या कांग्रेस जेपी को ओन करती है? क्या कांग्रेस ये मानने को तैयार है, क्या ये कहने को तैयार है कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जेपी के संग जो दुर्व्यवहार किया, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को बिगड़ने दिया गया, क्या उन सारे मुद्दों पर क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से कहेंगे वो अपना स्टैंड क्लियर करे? तो ये सारी बातें अब सामने आएंगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने अगर अखिलेश यादव को
लखनऊ में जेपी इंटरनेशनल सेंटर में अगर आज जाकर के उनको आज उनकी एनिवर्सरी के अवसर पर उनको अगर जो है मूर्ति पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल डिलेमा है, जो ये फॉल्ट लाइन है कांग्रेस और जेपी के बीच में, वो उसको आज बीजेपी ने सामने लाके रख दिया है। तो केवल ये कह देना कि बीजेपी की जो है नीतियां एंटी डेमोक्रेटिक है, कॉलोनियल पावर के तरीके से बिहेव कर रही है, तो आपको भी तो कुछ इतिहास के ऊपर आपको रोशनी डालनी चाहिए। कुल समस्या ये है। और हरियाणा के चुनाव के बाद से अखिलेश यादव को इस समझ में आ गया है कि अब ये जो है ये अलायंस बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, और जो कुछ कसर बची हुई है वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के असेंबली चुनाव में और सामने आ जाएगा। जैसा आपने अभी ठीक कहा कि इनकी घोषणा कभी भी हो सकती है, तो एनी डे। जी, ये बताइए साहब, बहुत सारे लोगों का एक कहना है कि जाने देते, कर लेने देते। ऐसा क्या है, कौन सी प्ली दी है सरकार ने कि साहब आप वहां नहीं जा सकते? क्या वो सील्ड है? क्या उसके खिलाफ कोई जांच पड़ताल बैठी हुई है, या वहां पर कुछ इस तरह के हालात हैं कि इनकी सुरक्षा को भी खतरा था? मैं पहले तो आपको बता दूं जो जो वहां का डेटा है उसका अखिलेश यादव में 5 साल ये जो है जब 2012 से लेके 2012 मार्च से लेकर के 2017 मार्च तक वो मुख्यमंत्री रहे। जब ये योजना बनी थी उस समय इसकी लागत 421 करोड़ 93 लाख रुपए थी। इसको बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वित्त व्यय समिति होती है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, ने उसको रिव्यू किया और इसका जो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव की गई वो करीब थी 265 करोड़। उसके बाद 2015 में इसके बजट को रिवाइज किया गया और ये बढ़ के हो गया 615 करोड़ 44 लाख रुपए। और 2015 में ये फिर रिवाइज हुआ दूसरी बार और इसकी लागत बढ़ के हो गई 758 करोड़। और 2016 में ये फिर रिवाइज हुआ और इसकी लागत हो गई 865 करोड़। यानी जो मूल लागत का ये जो है ये लगभग 2 गुना से 4 गुना हो गया। और गवर्नमेंट ने 865 करोड़ के अगेंस्ट 822 करोड़ की जो पैसा था वो रिलीज भी कर दिया। इसके बावजूद योजना पूरी नहीं हुई। तो ये जो है तो अब आप बताइए कि लगभग 825 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और जबकि ओरिजिनल जो कॉस्ट थी इस प्रोजेक्ट की वो मात्र 265 करोड़ रुपए थी। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच भी चल रही है। और इस पर और अभी 2017 में काम बंद हो गया था, लगभग इसमें सारा काम पूरा हो चुका है। कुछ तकनीकी कारणों से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है बस। और ये सारा जो 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 विवाद है, ये विवाद केवल जयप्रकाश नारायण की विरासत पे दावेदारी का है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को जेपी की विरासत का दावेदार अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ चुके हैं। सारा विवाद इस बात को लेकर के है और आने वाले दिनों में ये ब्लैक एंड व्हाइट में एकदम सामने आ जाएगा। ये जो घटनाएं हो रही हैं इस समय, एक के बाद एक, चुनाव से पहले ही नीतीश बाबू तो निकल गए थे इंडिया अलायंस से, भारतीय जनता पार्टी के पास वापस चले गए थे। इसी तरह जयंत चौधरी भी चले गए थे। चुनाव में ऐसे कई दल हैं जिन्होंने इंडी अलायंस से अलग ही होकर के चुनाव लड़ा, जिनमें ममता बनर्जी भी थी। और ममता बनर्जी तो अब लगभग अलग हो ही चुकी हैं, वो अब इंडिया अलायंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी के दल हैं वो भी अब सीधे सीधे कांग्रेस से आंखें दिखा करके बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो एटीट्यूड रहा है, ये नतीजे आने के बाद, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमने पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी राहुल गांधी की देखी, उससे लगा कि इनको बड़ी भारी गलतफहमी हो गई है। हालांकि 3 फिगर में फिर भी कांग्रेस तीसरी बार के झटके में भी नहीं पहुंच पाई, यानी देश ने तीसरी बार इनको रिजेक्ट किया। फिर भी इनके दिमाग कुछ हद से ज्यादा खराब हो गए थे इन लोकसभा चुनाव के बाद।
नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह की भाषा का ये उपयोग दुरुपयोग करते हैं वो भी हमारे सामने है। तो क्या इंडी अलायंस को हम अगले कुछ समय में बिखरते हुए देखेंगे? हितों का भी टकराव है, कई तरह की इस समय समस्याएं हमें इसमें दिखाई दे रही है। देखिए, आपने देखा हरियाणा चुनाव के बाद किस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस की आलोचना की है। आपने देखा आम आदमी पार्टी ने साफ घोषणा कर दी है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। केवल और हरियाणा के चुनाव का ये असर हुआ है कि 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही अगले दिन राहुल गांधी और खड़गे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ लंबी बैठक की। उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी भी मौजूद थी, जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में है, एमपी भी है शायद। तो अब उनको उम्मीद बची है झारखंड से। और ये बात अब सबको बहुत स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए कि जो राहुल गांधी बोलते थे जून 4 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, हमने मोदी का मनोबल तोड़ दिया है, हमने मोदी का 56 इंच का सीना जो है छोटा कर दिया है, छवि को फाड़ को दिया। हमने छवि को खराब कर दिया है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर आज तक ये बात कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी सरकार है, ये कमजोर सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। तो ये लगातार जो इनका नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार की छवि को खराब करने का, सरकार को अस्थिर करने का, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम ने उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है। ये और ये निश्चित है, कांग्रेस कुछ भी कर ले, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हरियाणा का चुनाव परिणाम का असर ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से इनके एलाइज हैं जो इनको आंख दिखा रहे हैं, इस संदर्भ में ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को भी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से बात कही थी कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, ये क्षेत्रीय दलों के ऊपर बोझ बन के रहती है और क्षेत्रीय दलों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सीटें बढ़ा लेती है। और आज जो श्रीनगर में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कांग्रेस को, आपको रहना है तो रहिए, बनना चाहिए। अब आप शर्तें नहीं लगा सकते। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 जो है आ गए हैं इंडिपेंडेंट और एक सीपीएम का भी आ गया है। तो अब उनके पास अपनी मेजोरिटी आराम से हो गई है। तो उसके बाद कांग्रेस को ये मजबूरी में कहना पड़ा कि साहब ठीक है, जो हमें देंगे हमें स्वीकार है, हमारी अब कोई शर्त नहीं है। लेकिन आज ही के दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, हरामखोर वगैरह पता नहीं क्या क्या कहा है। तो ये सब दिखाता है कि ये जो इंडी गठबंधन के लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी कुंठा है, जो उनकी निराशा है, वो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जो आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने जो नाटक किया है, ये भी उसी कुंठा और निराशा का ही प्रतीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में 10 में अगर 8 अगर ये अगर बीजेपी ने सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली और अपनी संख्या बढ़ा ली, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत घातक होने जा रहा है। और हालांकि बीजेपी की मेजोरिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके पास विधानसभा में ऑलरेडी बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी है। करीब 270-75 के बीच में लोग उनके पास हैं, जो कि हाउस की संख्या 403 है। तो बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। इन चुनाव परिणाम से कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो राजनीतिक संदेश है और जो इंडी अलायंस की जो वायबिलिटी है, जो उपयोगिता है, और एक वायबल अलायंस अगेंस्ट बीजेपी है, उसके ऊपर जो हरियाणा से जो प्रश्न चिन्ह लगा है, इसकी साख पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, आने वाले दिनों में यूपी विधानसभा के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम से और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम से इंडी अलायंस की जो ओवरऑल विश्वसनीयता है, उस पर बहुत गहरा आघात होगा। और राहुल गांधी को ये आप देख ही चुके हैं कि आज 11 तारीख हो गई है, 72 से 80 घंटे के बावजूद भी हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और हरियाणा विधानसभा और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेता ये ईवीएम वाली थ्योरी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
वहां सबके सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस के नेता हैं कि यहाँ पे संगठन को जब तक ओवरहॉल नहीं किया जाएगा, और जो जो हुड्डा परिवार का जो एक छत्र राज्य है, जब तक इसके ऊपर काबू नहीं किया जाएगा, तब तक हरियाणा में कोई भी सुधार संभव नहीं है। तो ये लेकिन जो वीरेंद्र जी, केवल हरियाणा की बात नहीं है, केवल हुड्डा परिवार की बात नहीं है साहब। देखिए, 2019 में कांग्रेस हरियाणा हारी थी, महाराष्ट्र हारी थी, अरुणाचल हारी थी, आंध्र प्रदेश हारी थी, उड़ीसा हारी थी, सिक्किम हारी थी। 2020 में बिहार हारी, दिल्ली हारी। 2021 में असम हारी, केरल हारी, पांडुचेरी हारी, पश्चिम बंगाल हारी। 2022 में गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब में इनकी सरकार थी, वहां भी हार गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हारी। 2023 में छत्तीसगढ़ हारी और राजस्थान हारी, जहां इनकी अपनी सरकारें थी, सत्ता से बाहर हो गई। ये वहां पर 2023 में मिजोरम हारे, और केवल तेलंगाना और कर्नाटक में ये लोग सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। 2024 पर भी नजर डालें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और हरियाणा, ये सारे स्टेट हारी। आपकी तो ये बातें बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सहमत हूं आपसे बात से, लेकिन जो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है 2024 में, इन्होंने जो इंडी अलायंस बनाया, जो गठबंधन बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में स्पष्ट बहुमत मिला लोकसभा में, 2019 में उसकी सीटें और बढ़ गई। तो इनका ये जो दावा था कि हमने गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से हमने रोक दिया, इनका जो दावा है कि हमने हमने नरेंद्र मोदी का मनोबल तोड़ दिया, इनका जो दावा है कि नरेंद्र मोदी को हमने कमजोर कर दिया, इस सब के कॉन्टेक्स्ट में जो है कांग्रेस की जो हार हुई है हरियाणा में, वो जितना परिणाम आपने गिनाया, ये जो है, ये हार ज्यादा ग्लेयरिंग हो जाती है, ज्यादा मजबूत हो जाती है। आपने इंडिया अलायंस बनाया था, आपने इंडिया अलायंस बनाया था, गठबंधन किया था, सीटें अपनी आप 99 ले गए, लेकिन हरियाणा के लोकसभा चुनाव के, विधानसभा के चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी को, आपने समाजवादी पार्टी को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं किया, इसीलिए आज आप पे वो हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव 2 सीटें मांग रहे थे, आम आदमी पार्टी 4 सीटें मांग रही थी, तो आपने कहा नहीं, हम तो सब स्वयं सक्षम है। अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी और ये है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 5 क्षेत्रीय पार्टियां साफ हो गई, जेजेपी निपट गई, आईएनएलडी को 1 या 2 सीट मिली है, आजाद समाज पार्टी जो जो चंद्रशेखर रावण जो जो नगीना बिजनौर का एमपी, उसकी पार्टी साफ हो गई, बहुजन समाज पार्टी साफ हो गई, और आम आदमी पार्टी ने 87 कैंडिडेट खड़े किए थे, 86 की जमानत जब्त हो गई। तो ये, हालांकि आम आदमी पार्टी टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये जो 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 क्षेत्रीय पार्टियों के निपटने का जो नई शुरुआत हरियाणा से हुई है, इससे खतरे की घंटी यूपी में भी बज रही है, समाजवादी पार्टी में, झारखंड में भी बज रही है, और अजीत पवार की एनसीपी के लिए भी चिंता का विषय है, और सबसे बड़ी चिंता तो उद्धव ठाकरे के लिए है। तो ये इंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस बन जाने के बाद जिस तरीके से इन्होंने बड़बोलापन दिखाया है, जून 4 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पिछले 4 महीनों में, उसको झटका लगा है कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने जो जो एक जो एक जो जो उनको लग रहा था कि उन्होंने बाढ़ को रेस कर दिया है, और अब वो बीजेपी के लिए चुनौती उन्होंने बढ़ा दी है, तो हरियाणा चुनाव ने के परिणामों से जो भी उनके पास एक जो मेंटल एज था, जो 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 ये जो माहौल बनाने में कामयाब हो गए थे, ये एक नैरेटिव रूल कर रहा था कि बीजेपी कमजोर हुई है, बीजेपी नीचे गई है, और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये सब धड़ाम गिरा है 8 अक्टूबर को। तो ये अब जो है, हमें केवल कांग्रेस के संदर्भ में बात नहीं करनी है, हमें इंडी अलायंस के संदर्भ में बात करनी है। तो और ये झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा कि इंडी अलायंस का गठबंधन का कोई भविष्य है, या ये उसके बाद बिखर जाएगा, और कांग्रेस अकेली रहेगी, और जब जहां जरूरत होगी उसके अनुसार ये अपना टाई अप कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, सीट शेयरिंग कर लेंगे, और सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, जैसा इन्होंने 2019 में महाराष्ट्र में किया,
या 20 में उन्होंने किया झारखंड में। तो अब जो है ये जो इनका सपना था, ये जो इनका दावा था कि हमने जो है बीजेपी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, वायबल गठबंधन खड़ा कर लिया है और हमने बीजेपी को बहुमत में आने से रोक दिया है और हमने बीजेपी को गठबंधन करने पे मजबूर किया है, यानी टीडीपी आंध्र प्रदेश से और नीतीश कुमार से। और लगातार वो ये बयान पिछले 4 महीनों से चल रहे हैं कि अगर टीडीपी और अगर नीतीश कुमार अलग हो जाएं तो नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का आदेश वापस लेना पड़ा कि साहब उसमें एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं है, उससे भी इनको बल मिला कि देखो हमने सरकार को दबाव डाल करके हमने सरकार को अपने कदम वापस लेने को मजबूर किया। तो इनके जो बड़े हौसले बुलंद थे, तो इंडिया अलायंस का जो आभा मंडल था वो 8 अक्टूबर को हरियाणा ने ध्वस्त कर दिया है। और अगर झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस अगर कोई चमत्कार नहीं कर पाता है तो इसकी स्थिति और कमजोर होगी। तो जो आपने गिनाया पिछले 8-10 सालों का इतिहास वो अपनी जगह सही है, लेकिन इंडिया अलायंस ने बीजेपी को बहुमत में आने से रोका। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें लाई, कांग्रेस 6 सीटें लाई, बीजेपी के पास 2019 में 65 सीटें घट के उसकी जो है आ गई 20-23 पे। तो ये जो इनका जो चमत्कारिक जो इनका फार्मूला था कि हमने बीजेपी को यूपी में रोक दिया, 43 सीटों पे हरा दिया, फर्जी आरोप के फर्जी नैरेटिव के बल पर। तो अब न कि हरियाणा के चुनाव से इंडिया अलायंस की जो वायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसको गहरा आघात लगा है, बल्कि जो वो बाइबल लिए घूमते थे जिसको बोलते संविधान, वो भी उनका नैरेटिव था संविधान बचाने वाला, वो भी ध्वस्त हो गया है। अब उसकी भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो यूपी में 10 विधानसभा सीटों में जहां उपचुनाव होना है वो हर जगह संविधान बचाओ दिवस बनाएगी, लेकिन अभी 8 अक्टूबर के बाद जो उनका दिवस जो होने जा रहा है वो 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर में है, अयोध्या जिले में, जहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब वो एमपी हो गए हैं। और लोगों को ये बता दें कि अयोध्या जिले की जो लोकसभा सीट है उसका नाम अभी भी फैजाबाद ही है, अभी सीट का नाम नहीं बदला है। जी। मेरा कहने का आशय बस इतना था कि प्रॉब्लम कांग्रेस में टॉप पर है। अब हरियाणा में ही अगर हम देखें तो अगर शैलजा, हुड्डा या वीरेंद्र और इनमें कोई रणदीप सुरजेवाला के बीच में कोई गुस्सा, नाराजगी थी, कोई परेशानी थी, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी कि इन सबको बैठा करके कम से कम चुनाव तक तो इनके सींग सुलझा लिए जाते। लेकिन राहुल गांधी को तो अमेरिका जाने की पड़ी हुई थी, तो अमेरिका जाकर के वहाँ इनको तो दुष्प्रचार करना था मोदी जी के खिलाफ, इनको चुनाव थोड़ा जीतना था। नंबर 2, जी जी, इस पर प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, उसके बाद फिर अगले सवाल पर मैंने चलेंगे। कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि ये आपके यहाँ कौन सा सिस्टम डेवलप हो रहा है कि हाईकमांड कहीं दिखाई नहीं पड़ता। राजस्थान में चुनाव होता है तो उसके मालिक अशोक गहलोत होते हैं, मध्य में अगर चुनाव होता है तो उसके मालिक कमलनाथ अग्रवाल हो जाते हैं, हरियाणा में चुनाव होता है तो उसके मालिक हुड्डा साहब हो जाते हैं, उनका बेटा हो जाता है। तो आखिरकार आपका हाईकमांड क्या कर रहा है, आपका सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या कर रहा है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी क्या करती है? तो सबने कहा कि राहुल गांधी की कोई सुनता ही नहीं है। और हुड्डा साहब ने केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया था। आपको स्वयं याद है कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। 1.5 साल कुमारी शैलजा अपनी पार्टी की अपनी एग्जीक्यूटिव फॉर्म नहीं कर पाई, अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हुड्डा का इतना दबाव था। तो कांग्रेस को ये भी तो देखना होगा कि राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है और कांग्रेस के जो है सर्वे सर्वा हैं, कोई बड़ा निर्णय उनके बिना सहमति के नहीं होता है। तो आखिरकार ऐसा क्या था कि जो उनके जो क्षेत्रीय छत्रप हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में, उनकी चलती है और वो मनमानी करते हैं और वो कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप को पूर्णतः उनकी उपेक्षा करते हैं। ये कैसे हो रहा है?
ये बात का जवाब अभी कांग्रेस की ओर से नहीं आया। दूसरे, दिसंबर 2023 में 5 राज्यों के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 205 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। लोकसभा चुनाव में 22 कैंडिडेट उतारे थे इन्होंने। 13 की 13 सीट पंजाब, 1 हरियाणा कुरुक्षेत्र, 2 गुजरात, इसके अलावा दिल्ली में 4 सीटों पर ये लड़े थे। उनमें से केवल 3 जीते, वो भी पंजाब में। बाकी सभी जगह हार गई है। अभी हरियाणा में 88 सीटों पर लड़े, 90 में से 87 की जमानत जब्त हो गई, 1 बचे। क्या संकेत हैं साहब? अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये कट्टर वट्टर ईमानदार कुछ नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। और जितनी जुमलेबाजी करते थे कि यमुना के घाट इतने सुंदर बनवा देंगे कि शाम को आप परिवार के साथ वहां पर मौज मस्ती किया करेंगे, उसमें डुबकी भी लगाएंगे, यमुना का पानी भी पिएंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, अब कह रहे हैं कि सिंगापुर बना देंगे। तो ये जुमले और ये गप और ये झूठ और ये सब कब तक? लोग समझ चुके हैं इनके बारे में कि ये जो अपने को शो करते हैं वो नहीं है, बल्कि ये बेईमानी में लालू यादव से भी आगे निकल गए हैं। अगर केवल इलेक्टोरल इक्वेशन को हम लोग साफ देखें तो केजरीवाल इज ए मास्टर मैनिपुलेटर, और ये सबको मालूम है कि ये ग्लोबल डीप स्टेट का एसेट है। प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ जो है 8 अक्टूबर को अपने भाषण में बीजेपी कार्यालय में कहा। प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम की गूंज 12,000 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। यानी उनका इशारा साफ था कि ये सब अमेरिका के इशारे पे भारत में जो हो रहा है, और उन्होंने अब साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि भारत में जो कुछ भी ये सब जो षड्यंत्र हो रहे हैं, वो चाहे किसान आंदोलन हो जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने तो कांग्रेस का नाम लेके कहा है कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर कांग्रेस भारत में संवर्धन और स्थिरता लाना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल उसी ग्लोबल डीप स्टेट का एक टूल था जो अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करता था, और ये पूरे दिल्ली में हजारों सीसीटीवी लगाने की बात करता था, लेकिन अल्टीमेटली किया क्या कि कैसे पैसा आए, शराब का घोटाला करो, शराब के ठेकेदारों को बुलाओ और उनसे मोटी रकम लो, 1,000-1,200 करोड़ रुपया, ताकि जो है चुनाव में खर्च किया जाए। और जिस तरीके से दिल्ली में हमने जीत लिया चुनाव और पैसा लगा करके हमने पंजाब में सरकार बना ली है, खालिस्तानियों से उनके संबंध जग जाहिर हैं, कोई छुपी बात नहीं है, कुमार विश्वास तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो उनको लग रहा था कि अगर हरियाणा भी हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर हम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में होंगे। तो आम आदमी पार्टी की तो काठ की हड्डियां अब जो है साफ हो चुकी है। 50 करोड़ रुपए का उन्होंने जो मुख्यमंत्री का बंगला बनाया है, और जिस तरीके से वो फिर उसमें जो है ड्रामा कर रहे थे, और जिस तरीके से एलजी ने उसके ऊपर उस बंगले में पीडब्ल्यूडी का ताला डलवा दिया है, और जो वहां की नई मुख्यमंत्री बनी है वो अपने पैक सामान के ऊपर बैठ करके फाइल निपटा रही है। तो ये जो गिमिक्री है, ये जो नाटक है, और ये सब जो रोज नए स्वांग है, अब दिल्ली की जनता इनसे ऊब चुकी है। अब ये इनके काम में आने वाली नहीं है। और एक बात जो बहुत साफ है, जो इंडियन अलायंस लोग बड़े सकते में हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है, शुरुआत योगी जी ने की कि बटोगे तो कटोगे। और विपक्ष की बड़ी स्पष्ट रणनीति है कि हिंदुओं को जाति में बांटो और मुसलमानों को जिहाद के नाम पर, कट्टरता के नाम पर इकट्ठा करो, और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो और हिंदुओं को जाति में बांट के इनकी 4 जातियों का वोट ले लो, सरकार बनाओ। यही कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज से 1 साल पहले 1992 में जो लोग कार सेवा करने अयोध्या गए थे, उनके मुकदमे खुलवाए थे और कहा कानून अपना काम करेगा। और आज सिद्धारमैया ने ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन के नेताओं ने जो दंगा किया था, उनके खिलाफ आज सारे मुकदमे वापस ले लिए। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मुसलमानों में जातिवाद की बात की है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर जो स्टैंड लिया अगस्त के महीने में कि वहां पर दलित पिछड़े लोगों को मारा जा रहा है और भारत की कोई सेकुलर पार्टी बोल नहीं रही है, तो जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को जो एक नई धार दी है, एक जो जय श्री राम के बाद जो एक नया वॉर क्राई दिया है, एक जो नया कैच फ्रेज दिया है, और इसके आधार पर जो हिंदुत्व वोट जो एकत्रित हो रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हरियाणा चुनाव के बाद जो वामपंथी जो आपके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनके जरा ले पढ़िए क्या कह रहे हैं वो सोशल मीडिया में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के लोगों ने हिंदू बन के वोट दिया। बीजेपी हरियाणा का वोट जो है कांग्रेस का सीधा था कि जाटों के वोट को इकट्ठा करो, मुसलमानों के वोट को इकट्ठा करो, बाकी जातियों को बांटो। और बीजेपी ने 35 बिरादरियों को एकत्र किया, और बीजेपी को जाटों के क्षेत्र में, बीजेपी को अहिरवाल में और अन्य 35 बिरादरियों में हर जगह समान रूप से बीजेपी को सफलता मिली है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोट शेयर का अंतर है वो मात्र 0.85% है। लेकिन अंतर बड़ा इसलिए है कि कांग्रेस का सारा वोट जो है मेवात जिले में सिमट गया, जहां जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और बाकी जाट बहुल सीटों पर सिमट गया। जबकि बीजेपी का वोट पूरे प्रदेश में समान रूप से उसको हर जाति का, हर वर्ग का, हर समाज का, केवल मुस्लिम को छोड़कर के सबका वोट मिला। इसलिए बीजेपी की सीटों में और कांग्रेस की सीटों में 11 सीटों का अंतर है। ये अगर आप वहां के चुनाव परिणाम को अगर देखें बारीकी से, तो ये ईवीएम को दोष देना बड़ा आसान है। मैं तो 85 से चुनाव देख रहा हूं, और ये जो है 20 साल से चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि ईवीएम के जरिए चुनाव में किसी किस्म की गड़बड़ी करना संभव ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप अगर गड़बड़ करेंगे तो आप अपने खिलाफ एविडेंस क्रिएट करेंगे, फंस जाएंगे। ये संभव ही नहीं है। ये तो अपना सिर बचाने के लिए ऐसा करते हैं हर बार, और कोई कारण नहीं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।